एक फरमान जारी करना था कि आज से छुआछूत खत्म, इंसान इंसान के बराबर रहेगा। ये उन मुस्लिम बादशाहों ने, राजाओं ने नहीं किया, उसी का खमियाजा सजा आज शायद मुस्लिम समुदाय नौकर हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपके देश की जनता के नौकर हैं, इस देश का राष्ट्रपति महोदया नौकर हैं, इस देश का प्रधानमंत्री महोदय नौकर हैं, इस देश के चीफ मिनिस्टर आपके नौकर हैं, इस देश के पुलिस ऑफिसर्स नौकर हैं, इस देश के ये जो असली मीडिया है, वो तो चोर और बेईमान क्रिमिनल से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी नौकर है। केजरीवाल साहब की पृथ्वीराज साहब बात कर रहे थे, एक व्यक्ति धोखा देके बाबा साहब के नाम पे हम लोगों की सिंपैथी, हम लोगों का सहयोग, हम लोगों के वोट ले सकता है। जय भीम क्यों कहते हैं हम? एक संविधान की क्यों बात करते हैं हम? एक हजारों साल से प्रथा चली आ रही थी और मैं इसमें बहुत बड़ी गलती जो मुस्लिम बादशाह थे भारत में उनकी मानता हूँ, और आज जो मुस्लिम समुदाय का हाल है, बहुत बुरा हाल है, उसकी वजह भी ये मानता हूँ कि उन्होंने जो हज़ारों साल से छुआछूत और इंसान इंसान के बराबर नहीं होता जो प्रथा चली आ रही थी भारतवर्ष में, बावजूद इसके कि वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, पूरी तरह नहीं, भले ही दिखावे के लिए थे जो राजा थे, अगर पूरी तरह इस्लाम धर्म के मानने वाले होते तो सबसे पहला काम जो इस्लाम का, तथागत बुद्ध का, क्रिश्चियनिटी का, सिखिज्म का, लिंगायत धर्म का जो एक सबसे बड़ा सोशल मैसेज है इंसाफ और बराबरी, तो उस पर अमल करते, वो उन्होंने नहीं किया। उस ज़माने में एक फरमान जारी करना था कि आज से छुआछूत खत्म, इंसान इंसान के बराबर रहेगा। ये उन मुस्लिम बादशाहों ने, राजाओं ने नहीं किया, उसी का खमियाजा सज़ा आज शायद मुस्लिम समुदाय भुगत रहा है। इसको मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। थोड़ा सा हम लोगों ने उसकी भरपाई की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब संविधान सभा में जाने से रोका जा रहा था तो मुस्लिम समुदाय ने उनको वहाँ भेज के थोड़ा सा अपनी गलती की तलाफ़ी की है, लेकिन वो शायद पूरी नहीं है आज तक। ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? बाबा साहब को संविधान सभा में ले जाने का इतना बड़ा श्रेय मैं मुस्लिम समुदाय को क्यों दे रहा हूँ? किसके बराबर? जो सैकड़ों साल तक मुस्लिम बादशाहों ने गलती की, उसको ठीक करने का एक अच्छा कदम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मालिक, बादशाह, राजा, सम्राट होते थे, देश की सभी संपदा पे, किसी भी देश की संपदा के मालिक होते थे राजा, सम्राट। वो राजा, सम्राट देश की जनता को बराबर का बनाया। इसीलिए मैं इस बात को इतनी बड़ी बात मानता हूं कि बाबा साहब को संविधान सभा में ले जाने का इतना बड़ा काम मुस्लिम समुदाय ने किया, वरना ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये होने ही वाला नहीं था। इससे क्या हुआ कि हम सब, आप सब राजा, मालिक बन गए देश के। इस बात की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है, और आज तक शायद हम इस बात की गहराई को नहीं समझते कि बाबा साहब हमें संविधान के रूप में क्या दे गए, एक वोट का अधिकार देकर क्या दे गए हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी बहुत सारे लोग थे उसमें संविधान सभा में, बाबा साहब को आप क्यों पूरा क्रेडिट देते हो? बाबा साहब को क्रेडिट, लॉजिकली हमको हर चीज़ समझनी चाहिए, जब भी हम जो मुसीबतें हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे। ये संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। ये बात मैं आपको पूरे
विश्वास के साथ बता रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा इंसाफ और बराबरी वो चाहते थे हमारे देश को लोगों को देने के लिए। ये उनका आदर्श संविधान नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो बनाना चाहते थे। उनके ऊपर बंदिशें कितनी थी। मुट्ठी भर साथियों को छोड़कर जो लोग उन्हें संविधान सभा में नहीं जाने देना चाहते थे, वो उनके मन मुताबिक संविधान बनने देते क्या? सोचिए आप उस जमाने का टाइम। जो आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान सभा की जो डिस्कशंस हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो साफ नजर आएगा आपको कि एक वोट, बराबर का वोट का अधिकार देने के लिए कितनी मुखालफत, कितनी अपोजिशन हुई थी कि पढ़े लिखों को वोट मिलना चाहिए। सिर्फ हुआ था ना ये कि इसके वोट की जो वजन होनी चाहिए कम होनी चाहिए और उसके वोट का वजन ज़्यादा होना चाहिए। किसी के वोट का कीमत होनी चाहिए 5 और किसी की होनी चाहिए 1। ये हुआ था या नहीं हुआ था? ये सबको किसने झेला? बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों ने। तब आपको मालिक बनाया है और हम फिर भी मालिक बनने को तैयार नहीं है। ये हम लोगों की पीड़ा है। आज भी मुझसे पहले अमरीश गौतम जी चले गए, डिप्टी स्पीकर रहे, 40% बता रहे थे। हम लोग की ज़बानों में छाले पड़ गए बता के 86-86%। और उसमें से भी 7.5% अगर अपर कास्ट की महिलाएं, जो कि उसी तरीके से ढोल गंवार शूद्र पशु नारुई की तरह वो भी ट्रीट की जाती हैं, तो 92.5% हैं हम। और 7.5% में से भी थोड़े बहुत तो अच्छे होंगे। ऐसा तो नहीं है सभी बुरे होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे तो जो हम लोग 92 और 93% लोग हैं, 93% उसको समझते नहीं हम। हमारे इतने सीनियर लीडर भी आज 40% बता रहे थे। मुझे बड़ा दुख हो रहा था सुन के। चले गए, नहीं तो मैंने उनको रोक के इस बात को बोला भी था कि हम तो कम से कम इस बात को क्लियर रखें। जाति जनगणना जो क्यों नहीं हो रही है, इसी बात को छुपाने के लिए तो हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना? तो हम लोग तो अपनी क्लैरिटी रखें। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा हमें एक चीज़ दी है जो हम वोट का अधिकार ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, किसी को भी दे देते हैं भावनाओं में आके या बहुत सारी दूसरी चीज़ों को। ये हम मालिक बनाए हैं और यही अधिकार हम बगैर सोचे समझे दे देते हैं किसी को। तो अब अगर हम मालिक हैं तो नौकर कौन है? नौकर हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपके देश की जनता के। नौकर हैं इस देश का राष्ट्रपति महोदया। नौकर हैं इस देश का प्रधानमंत्री महोदय। नौकर हैं इस देश के चीफ मिनिस्टर आपके। नौकर हैं इस देश के पुलिस ऑफिसर्स। नौकर हैं इस देश के ये जो असली मीडिया है। वो तो चोर और बेईमान क्रिमिनल से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी नौकर है। ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आती अभी तक। ये समझाने का विषय है अपने लोगों को। ये सब लोग नौकर हैं हमारे। और नौकर हैं, एक नौकरों को भूल गया, नौकर हैं हमारे MP MLA। नौकर हैं ये सब, तनख्वाहें देते हैं इन्हें हम, ऐसे वैसे नौकर नहीं। अर्जी लगाते ना आके, जब मैनिफेस्टो पढ़ के बताते हैं मैं ये करूँगा मालिक, ये करूँगा, सेवा करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा करूँगा। धोखा देते हैं। हमने किसी धोखा देने वाले के कान मिटे? ये है, जब तक हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब का। इसीलिए देश को एक रखने का, देश को मजबूत करने का, देश को ताकतवर बनाने का अंबेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन, ये मैंने सबसे छोटी कंट्रीब्यूशन बताई है। और देश का विभाजन, उस समय भी आपको सोचना चाहिए देश का विभाजन क्यों हुआ था, किसी और वजह से नहीं हुआ था। मुस्लिम समुदाय जो बाबा साहब को संविधान सभा में भेज सकता था, वो मुस्लिम समुदाय बाबा साहब को प्रधानमंत्री पसंद करता या नहीं करता? इस देश के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम समुदाय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तस्लीम करता था अपना लीडर। संविधान सभा में भेजा ना, अपना आदमी एक रोक के उनको भेजा। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन उस समय के नेताओं को, कौन थे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता आज, किसी और दिन तो मैं लूंगा और लेता भी रहा हूं आज, क्योंकि विषय दूसरा है। जिम्मेदार देश को विभाजन करना तो तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब को
प्रधानमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए बाबा साहब ही जो आरएसएस और मनुवाद की काट तोड़ और जहर जो है ना ये मनुवाद का, उसका इलाज सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका बनाया हुआ संविधान है। उन्होंने इतनी मुसीबतें झेल के, इतने कष्ट झेल के ये संविधान बनाया है जिसमें आर्टिकल 14 यानी कि बराबरी, ये है सभी धर्मों का सार, मूल रूप, बराबरी और इंसाफ, दोनों चीज़ें बाबा साहब ने इसमें जो मंथन करके, पहले तो विष ही पीना पड़ा था ना, अब जो अमृत था वो हम लोगों के हवाले किया और हम वो पी नहीं पा रहे हैं। तो ये गलती किसकी है? गलती हम लोगों की है, किसी और की नहीं है। 85% होने के बावजूद गलती हम लोगों की है। और गलती क्या है? गलती जनता में नहीं है, जनता की बिल्कुल गलती नहीं है। जो अभी केजरीवाल साहब की पृथ्वीराज साहब बात कर रहे थे, एक व्यक्ति धोखा देके बाबा साहब के नाम पे हम लोगों की सिंपैथी, हम लोगों का सहयोग, हम लोगों के वोट ले सकता है। तो हम जो दिल से बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम अपने लोगों को अपनी तरफ क्यों नहीं कर पा रहे? ये हम अपने लीडर्स जो है ना, हम अम्बेडकरवादी, उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा क्या वजह। जनता में कोई कमी नहीं है, इतनी सी भी कमी नहीं है। एक चीटर जो अपने आप को आज कोई, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था तो वो गर्व से बता रहे थे कि मैं, बनिया तो बताया उन्होंने ये भी बताया कि मैं आरएसएस की फैमिली का हूँ और मैं बीजेपी का मेंबर हूँ। ये वो टीवी पे बता रहे, मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा है। मेरा बाप जेल गया, अब मेरा बाप जो है जेल गया था आरएसएस के मेंबर होने की वजह से। तो हमारे तो खून में आरएसएस यानी कि मनुवाद है। ऐसा जो व्यक्ति बोलता है वो भी हमारे लोगों को बाबा साहब के नाम का धोखा देके उनका प्यार ले सकता है। तो हम लोग तो दिल से बाबा साहब के मानने वाले हैं। हमने क्या कमी है जो हम अपने लोगों का प्यार नहीं ले पा रहे? विषय ये है सोचने का, जो हम अपने आप को लीडर कहते हैं। और यही मुस्लिम समुदाय की बात है पूरे, ये कोई SC ST की बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय की भी यही हालत है, सिख समुदाय की भी यही हालत है, क्रिश्चियन समुदाय की भी यही हालत है और बौद्ध समुदाय की भी यही हालत है। हमारे लीडर्स जो हैं बेईमान हैं सबके, जनता ईमानदार बहादुर है और यही हमारी ताकत है। जनता को, हमें और आप लोगों का हम लोगों पे हक है, हमारा गिरेबान पकड़ने का हक है। आप शायद ये काम नहीं कर रहे हो अच्छे से, इसीलिए जो हमारे लीडर्स हैं वो बेलगाम। तो ये काम करना शुरू कीजिए आप। जनता की जिम्मेदारी एक ही है। और आज जो ये सेकुलरिज्म का वर्ड शब्द हटाने की, हालांकि बाबा साहब ने नहीं रखा था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो उसमें इनबिल्ट है। आज जो ये हटाने की ताकत लग रही है इतनी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने लगाई है ना पिटीशन, आज क्या जल्दी हो रही है? आज क्या इस शब्द से ज़्यादा खतरा आ रहा है सेकुलरिज्म के? वो भी सोचने का विषय है। क्योंकि आज बुद्ध धर्म दोबारा से जोर पकड़ रहा है भारतवर्ष में, इसलिए सेकुलरिज्म हटाने की ताकत लग रही है। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो बहुत दिन से यहाँ पे जोर पकड़ ही रहे हैं, वो नहीं है खतरा। सबसे बड़ा खतरा बुद्ध धर्म से है। ये इसीलिए सेकुलरिज्म का शब्द हटाने की कोशिशें आज पूरी ताकत से दोबारा शुरू हुई। पता है ना आप लोगों को, बुद्ध धर्म के लिए आजकल बहुत सारी मिशन चल रही है अभी। वो खतरा है क्योंकि सबसे पहला मजबूत खतरा मनुवाद को कोई था तो वो बुद्ध धर्म था। उससे पहले जैनिज्म था, लेकिन जैनिज्म को वो बहुत जल्दी रोकने में और कंटेन करने में कामयाब हो गए थे मनुवादी। जो बुद्ध धर्म है वो सबसे पहला मजबूत बगावत और रिफॉर्म जो उस समय की मनुवादी व्यवस्था थी उसके ऊपर था। इसीलिए बुद्ध धर्म के प्रति जो है मनुवादियों की और आरएसएस के लोगों की सबसे ज़्यादा प्रेम है। ये सभी बुद्ध धर्म के मानने वालों को समझना चाहिए कि अगर बुद्ध धर्म वापस जोर पकड़ेगा तो मुसलमानों से ज़्यादा अत्याचार और हमले बुद्ध धर्म के मानने वाले पे होने वाले हैं, क्योंकि खतरा ज़्यादा बुद्ध धर्म से। ये भी एक समझने का विषय। अब इसका सोल्यूशन क्या है? समस्याएं हम सब जानते हैं, सॉल्यूशन इसका एक ही है। हम में से अपने आप को जो लीडर कहते हैं या कहना चाहते हैं,
बाबा साहब की तरह या उनसे 1% कुर्बानी देने का जज्बा है तो लीडरशिप का ये ताज जो इतनी इज्जत होती है वो पहने, वरना नहीं। बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं शायद, कि वो कलम के धनी थे, उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया। महाड़ आंदोलन क्या था? आपको लगता है कि उस समय पानी ऐसे लेने दिया जाता? जान पे खतरा लेके आंदोलन था वो, सीधा सीधा हमला था वो, हमला हुआ भी बाबा साहब के। मनुस्मृति 1927 में जलाने का मतलब आप समझते हो? 1927 में क्या बाबा साहब सिर्फ कलम के वीर थे? सड़क पे रह के आंदोलन भी बाबा साहब से ज़्यादा किसी ने नहीं किया है। वो एस्पेक्ट उनका हिस्ट्री में इतना ज़्यादा बयान नहीं हुआ है, एक्सप्लेन नहीं हुआ है, ये एक अलग बात। तो हमारे में से लीडर बने। आज हम सब लोग पढ़ाई 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 बहुत बात करते हैं, पढ़ाई के साथ बहादुरी जो बाबा साहब में थी, पूरी दुनिया एक तरफ, तब भी वो अपनी बात के लिए खड़े रहते थे, किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार रहते थे कलम के साथ। वो बहादुरी भी चाहिए, नहीं तो हम में से लीडर बनने का किसी को हक नहीं है। जो पुलिस की लाठी, आज इस मनुवादी व्यवस्था के पास क्या एक तरीका है हमारी संवैधानिक हकों को क्रश करने का, एक ही तरीका है, वो है पुलिस की लाठी, जेल। उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो हम में से लीडर वो है जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, जेल जाने के लिए बेकरार है, जो जाए पुलिस वालों से ये कह के मुझे जेल क्यों नहीं भेज रहे तुम। ऐसे लीडर चाहिए और ऐसे पढ़े लिखे लीडर चाहिए, वरना धोखा दे रहे हैं। बेकरार, तैयार नहीं, बेकरार। जो ईडी के ऑफिस पे जाके धरना दे कि भाई मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी, अपने निकटतम पुलिस स्टेशन के पास जाके अपने समर्थकों के साथ ये बोले कि भाई पुलिस के इंस्पेक्टर साहब मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप। अगर ये आंदोलन शुरू हो गया एक वक्त अरेस्ट होने वाला, तो ये डंडे की जो तंत्र चल रहा है ना, अभी बड़े बड़े नेता हमारे, अब मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी सबको साथ लेके चलना है। बोलना अलग बात होती है कि हम जेल जाने से नहीं डरते, जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमें तैयार वाले लोग नहीं चाहिए, हमें बेकरार लोग चाहिए जो जाके दस्तक दें हर एक पुलिस स्टेशन में कि भैया गिरफ्तार करो, रात को नींद नहीं आती हमें, जेल जाना चाहते हैं हम। तब देखो ये मनुवादी कैसे डर के भागेंगे। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए और वॉलंटियर करें। आपका इतना बड़ा संगठन है कारवां, ऐसे लोगों के 100 वॉलंटियर्स तैयार करें। और हम जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, उसको संस्था नहीं कहते क्योंकि संस्थाएं इतनी बन चुकी हैं कि उनकी शायद गिनती भी नहीं है। तो कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, और रक्षा कैसे, संविधान को इम्प्लीमेंट करके रक्षा होती है। संविधान को कोई किताब नहीं है जिसको यहाँ पे छाती में छुपा के रखेंगे तो रक्षा होगी। संविधान के जनता के मालिकाना हक को पुलिस के ऊपर, सरकारी तंत्र के ऊपर, MP, MLA, नेता, मंत्री, संतरी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की जो शक्ति रखते हैं, वो लोग हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें। अपने संगठन के भी हेड रहें, अपने संगठन की तरफ से वो कोई भी कार्यवाही करें ऐसी। अगर हमारे किसी दलित व्यक्ति के, अभी आज मैं पढ़ रहा हूँ, चंद्रशेखर नाम के एक प्रोफेसर हैं, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। उसी जैसा केस एक डॉक्टर रितु का है यहाँ पे, उनको दौलत राम कॉलेज की हैं वो, उनकी प्रिंसिपल उसको इस वजह से निकालना चाहती थी कि वो शेड्यूल कास्ट समाज से आती। कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर थी। शायद प्रिंसिपल भी दौलत राम कॉलेज की उनसे अच्छी टीचर नहीं है, हालांकि वो बहुत यंग है और वो बहुत ओल्ड हैं प्रिंसिपल, तो उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता। तो किस तरह निकालें? 35 बच्चों से झूठे सिग्नेचर कराए और उनसे उसकी बुनियाद पे डॉक्टर रितु को निकाला। हम लोगों ने उसके ऊपर FIR कराई, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर FIR कराई और उस प्रिंसिपल के ऊपर FIR कराई। लेकिन वही काम चंद्रशेखर जो प्रोफेसर थे जम्मू में, उनके खिलाफ भी 22 लोगों ने सिग्नेचर करके लेटर लिखा कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। उसके बेसिस पे हमारे एक प्रोफेसर ने, हमारे एक रत्न ने बाबा साहब के, वो बहुत ही बड़े अम्बेडकरवादी हैं, थे अब तो, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर किया। क्या हम लोग उनके लिए आंदोलन करेंगे?
ये है। तो मैं इस तरह का छल कपट, एकलव्य कोई खत्म नहीं हुआ है, रोज एकलव्य हो रहा है। 2700 दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिर्फ बात बता रहा हूं मैं आपको, 2700 सीटें जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की खाली पड़ी। और 15 तारीख को इसको उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है कि जो बाहर के लोग आके ये जो 2700 सीटें इसको हड़प जाने के लिए एक सिस्टम निकाल रहे हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसका भी विरोध करने के लिए मैं कारवां से भी गुजारिश करूंगा। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मित्र भी हैं, वो भी इस बात पे ध्यान दें कि 2700 सीटें जो हमारी आज तक की इकट्ठी होकर पड़ी थी उसको कब्जा करने के लिए छल कपट फ्रॉड से, एकलव्य के तरीके से वो कार्यवाही भी चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा काम है कि सभी संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों या किसी भी संगठन के लोग हों, वो आए और विरोध करें। ये जो चंद्रशेखर जो अभी जिन्होंने आत्महत्या की जम्मू में, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू 15 तारीख से शुरू हो रहा है, उसका विरोध करें। किसी भी हालत, किसी भी कीमत ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। इस तरह की एक एक मुहिम अपने साथ एक एक संगठन या एक एक व्यक्ति ले, हम सब लोग जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो उनके पीछे खड़े होंगे। लेकिन एक टॉपिक, एक मुद्दा, एक व्यक्ति का जो अन्याय हुआ है जिसके साथ, वो एक एक संस्थान उठाए। लेकिन उठाने का मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक उसके लिए, 4 दिन तक, 15 दिन तक प्रोटेस्ट किया, प्रेस में छपा, असली और नकली दोनों प्रेस में छपा और उसके बाद हम उस मुद्दे को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इशू अगर कोई उठाए तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहब के सपने। और ये दिल्ली कैंट में एक 9 साल की बच्ची के साथ हम लोग तो बहुत सारे केस कर रहे हैं, एक ही केस बता रहा हूं। वो केस रफा दफा करने के लिए देश की सरकार और देश के होम मिनिस्टर सब जुटे हुए हैं, तो वो हम लोग रफा दफा नहीं होने देंगे। हमारा जो विरोध है वो उन लोगों से ज़्यादा जो कि जुल्म करते हैं। हमारा विरोध और हमारी मुखालफत है पुलिस के उन अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से, जो उन लोगों को ये हौसला देते हैं कि तुम ये काम करो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। इसी वजह से जालिम जुल्म कर पाता है, नहीं तो अगर पुलिस और प्रशासन ठीक काम करे तो किसी जालिम की मजाल नहीं है। SC/ST एक्ट होने के बाद कम से कम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की तरफ आंख उठा के देख ले। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज भी इस एक्ट में इतनी ताकत है। तो एक एक केस, एक एक संस्था, एक एक हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो इतने बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए, एक एक केस पकड़ के उन सभी पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम कर दें, तो मेरे ख्याल से ये अत्याचार अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगे देश से, वरना ये अत्याचार खत्म नहीं होंगे। ये है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि कि उस जो हथियार, जो औजार, जो जरिया हमें वो संविधान के माध्यम से दे गए हैं, उसका प्रयोग तो करें। किताब नहीं है जो उसकी पूजा करनी है, किताब नहीं है वो, उस पर अमल करके हम जो मालिक हैं, मालिकाना हक हासिल करने हैं और नौकरों का कान उमेड़ कर उनसे नौकरी ठीक से करानी है। ये बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए बाबा साहब को हम हर मीटिंग में, हर जलसे में, हर मुहिम में याद करते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद एक ऐसा औजार, हथियार संविधान के रूप में दिया है जिसकी हमें रक्षा करनी है। जिसकी रक्षा का मतलब है जिससे हमें, जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिस पे अमल लाकर, जिस पे अमल करके हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। और अधिकार क्या है शेड्यूल का, वो भी मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम ले लिया होगा मेरे ख्याल से मैंने। अधिकार क्या है हमारा? सिंपल सीधा अधिकार है हमारा, समझ लीजिए। शेड्यूल कास्ट की अभी तो सेंसस कर नहीं रहे, अब तो 17% से ज़्यादा है। चलिए 17% 2011 के जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 17% ज़मीन से लेके, ज़मीन के नीचे से लेके आसमान तक जो भी कुछ है, समुंदर की गहराइयों से लेके और आसमान की ऊंचाइयों तक जो भी कुछ है, उस पे 17% अधिकार देश की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है। और जो सब कम्युनिटीज़ हैं इसमें, वो परसेंटेज के हिसाब से उनका है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बाबा साहब का ही ये आइडिया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो हमारे अंदर भी सब क्लासेस है ना, कास्ट को मैं जान के इस्तेमाल नहीं करता हूँ लफ्ज़, उनका भी उनकी परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी बराबर उनके घर के दरवाजे के पास मिलना, ये है हमारा अधिकार। जब तक वो नहीं मिलता, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब ने जो हमें मालिकाना अधिकार दिया है देश पे, वो जो राजा बनाया है, उस पर अमल हम कर पा रहे हैं, ये है। उसके बाद 8 से 9% शेड्यूल ट्राइब है, 17 और 8 25, 15% मुसलमान, 40 और 5% सिख भाई, क्रिश्चियन भाई और बौद्ध भाई, ये मिला के 45% से हम लोगों की SC, ST और माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की गिनती शुरू होती है। जो हमारे OBC भाई हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन लोगों के सामने हमें एक मॉडल रखना है कि 45% हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक जो तुम्हें भाई मानते हैं, और 15% या 7.5% महिलाओं को अगर निकाल दिया जाए, दूसरी तरफ लोग हैं जो तुम्हें शूद्र समझते हैं। चुन लो किसमें से किसको चुनना चाहते हो। तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है कि किसे चुनेंगे वो? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए हमें हर तरह की छल कपट, जो अभी केजरीवाल जी के बारे में बताई, मोदी जी, तो दोनों में वैसे रेस चल रही है। अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किसको बड़ा कपटी बोलूं। बहुत ज़बरदस्त रेस चल रही है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, ऐसे बराबर बराबर की रेस चल रही है, और दोनों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये छल कपट, धोखा देने की स्कीम्स जो चला रहे हैं ना, दोनों अपनी अपनी, दोनों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस काम। तो इन लोगों को हराने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन उसकी शुरुआत उन्हीं लोगों से होगी। लीडर जो हमारे संस्थान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, उनके कम से कम पदाधिकारी जेल जाने के लिए बेकरार जिस दिन हो गए, एक लिस्ट बना ली हम लोगों ने। और मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि कम से कम इस मीटिंग से भी कुछ वॉलंटियर्स जो अपने आप को लीडर मानना चाहते हैं हमारे समाजों के, वो अपने नाम लिखवाएं हमारे पास।